तो मित्रों, अब हम आज करने जा रहे हैं हिस्ट्री का QS4 और इसके साथ ही आपके हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। 100 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं भाई। ठीक है, अच्छे से कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी आने वाले हैं, बहुत फायदा मिलेगा। सिंपल सी बात है। चलो शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही वाज अ पोर्टुगीज ट्रेवलर हु विजिटेड द विजयनगर किंगडम इन द 16th सेंचुरी। ठीक है। ही कंपेयर्ड कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर विथ रोम। ये भी चलो ठीक है। और फिर आता है, ही हैज गिवन विविड डिटेल्स अबाउट इरिगेशन सिस्टम बाय पाइप्स एंड टैंक्स, द हाउस ऑफ विक्ट्री और महानवमी दिब्बा एंड द वाजा। तो भाई, कौन से फॉरेन ट्रेवलर की बात की जा रही है? फॉरेन में मतलब पोर्टुगीज ट्रेवलर। ठीक है। तो भाई, क्या बोलते हैं, इसमें जो बात की जा रही है वो आपकी की जा रही है डोमिंगो पाइस। फैक्चुअल आंसर। Next, consider the following statement with respect to the Mansabdari system. है ना? So this system was used by Akbar in order to maintain a strong army. बिल्कुल सही। अकबर अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था, स्ट्रॉन्ग आर्मी के जरिए उस पर अपना होल्ड बनाना चाहता था। इस पर्पस के लिए नोबिलिटी के सामंत वगैरह उनके हुआ करते, दरबारी हुआ करते थे, उनको कहा गया था आर्मी मेंटेन करने की। तो ये मनसबदारी सिस्टम जो है उसके अंडर में इन्होंने क्या किया था, उसके अंडर में इन्होंने इस चीज को कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। तो आपका ये सही होगा। इसमें क्या होता था कि हर ऑफिसर को एक रैंक दी जाती थी जिसको मनसब कहा जाता था। ठीक है। लोएस्ट रैंक थी 10, हाईएस्ट रैंक थी कितनी, 5000। ये हुआ करता था। तो भाई, इसमें जो नोबल्स होते थे और क्या बोलते हैं बाकी लोग होते थे, उनको इतना क्या है, इतनी स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन करनी पड़ती थी। ठीक है। फिर उसके बाद में, जात डिनोटेड द पर्सनल रैंक ऑफ एन ऑफिशियल एंड सवार इंडिकेटेड द साइज ऑफ कंटिजेंट्स मेंटेन्ड बाय द मनसबदार। तो भाई, फर्दर डिवीजन भाई आपका जो होता था वो कुछ इस प्रकार होता था, जात और सवार का। जात का मतलब पर्सनल। ठीक है। कितने लोग जो है भाई आप मेंटेन कर सकते हो। और सवार का मतलब कैवलरी मैन, कितने जो लोग हैं घोड़े वाले वो आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। तो जात का मतलब एक तरीके से पर्सनल स्टेटस भी हो जाता था इंसान का। तो भाई, और सवार जो मैंने आपको बताया, वो भाई उनके पास कैवलरी मैन होते थे। तो भाई, ये भी आपका जो है वो ट्रू है। और फिर मनसबदार वर ओनली पेड इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स ऑफ एरियाज ऑफ लैंड जागीर। तो भाई, मनसबदार को कई बार कैश में भी पे किया जाता था। तो ये आपका क्या होगा, सॉरी ये तो ट्रू था, ये आपका गलत होगा। तो फर्स्ट एंड टू ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर ऑल्सो नोन एज जरीन कालम इन अकबर्स कोर्ट वाजा। ये भाई बंदा ये कौन था? तो मोहम्मद हुसैन अल कतीब कश्मीरी नाम था इसका पूरा। ये कैलीग्राफर था। ठीक है। और इसको जरीन कालम यानी कि गोल्डन पेन का खिताब जो है वो अकबर ने दे रखा था। ठीक है। ये जहांगीर के कोर्ट तक काम करता रहा था। और ये कैलीग्राफी का मास्टर था। कैलीग्राफी को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? नस्तालिक। ठीक है। अब उसके बाद भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी को अगर हम देखें, तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या था? तो भाई, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन आप लोगों को पता है, ऊपर से लेके नीचे तक फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसको इससे हमें क्या समझ में आता है? तो भाई, इससे हमें सिंपल समझ में आता है, स्पेंड द मनी इन एजुकेटिंग अ फ्यू पर्सन फ्रॉम अपर एंड मिडिल क्लासेस so that they would radiate education and modern ideas among masses। अपर और मिडिल क्लास के लोगों को पढ़ा लिखा बना दो और वो अपने आइडियाज को क्या है, मॉडर्न आइडियाज को, एजुकेटेड आइडियाज को मासेस मतलब कि बाकी जनता में फैलाएंगे। तो लॉर्ड मैकाले के मिनट जारी हुए थे 1835 में। ठीक है। उसमें बताया गया था कि जो लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो है वो टीचिंग के लिए यूज किए जाने चाहिए, वेस्टर्न साइंसेज और लिटरेचर वगैरह को पढ़ाने के लिए यूज किया जाना चाहिए। और इंग्लिश जो है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना दिया गया था। स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत सारे इंग्लिश स्कूल्स खोले गए, कॉलेजेस खोले गए। ठीक है। एलिमेंट्री जो एजुकेशन के लिए स्कूल्स होते हैं वो नहीं खोले गए। ठीक है। खासकर कॉलेजेस और स्कूल्स खोले गए जिनमें आपकी इंग्लिश जो है एजुकेशन दे दी जानी थी। तो उनका प्लान था कि भाई अपर और जो मिडिल क्लासेस हैं उनको हम क्या करें, एजुकेट कर रहे हैं ताकि वो आपके इंडियन तो रहे ब्लड में लेकिन कलर और टेस्ट में रहे इंग्लिश। ठीक है। मोरल्स उनकी इंग्लिश हो जाए। तो ये उनका सिनेरियो था। फिर आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में सब लोगों को ही पता होगा। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिश मैन। तो भाई, ये बिल्कुल सही है। ये एक मेजर इश्यू था जिसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन स्टेचुटरी कमीशन, जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है, जॉन साइमन जो उनके चेयरमैन थे उसके नाम के ऊपर। ठीक है।
सारे मेंबर्स इसके इंग्लिश मैन थे और इसकी वजह से इंडियंस ने इसका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और फिर इट रिकमेंडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर ब्रिटिश इंडिया। तो भाई क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन डोमिनियन स्टेटस की वजह से था क्या? कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट किया था अपने एनुअल सेशन में 1927 में मद्रास में। और इट रिकमेंडेड द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इस रिपोर्ट में डोमिनिक स्टेटस की कोई बात नहीं थी। ठीक है, साइमन कमीशन ने 2 वॉल्यूम की रिपोर्ट जो है वो तकरीबन अपने फॉर्म होने के 10 साल बाद सबमिट की थी, इन 1930। ठीक है, इसमें जो डायरकी का था उसका एवोल्यूशन की बात की गई थी। इसमें क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की गई थी, प्रोविंसेस में उनको ऑटोनॉमी दी जाने की। तो भाई ये आपका गलत है, वन ऑन। नेक्स्ट आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द क्वींस प्रोक्लेमेशन इश्यूड ऑन नवंबर 1 1858। गदर के बाद, मतलब कि 1857 की क्रांति के बाद में रानी का प्रोक्लेमेशन आया, तो भाई उसके अंडर में क्या कहा गया था? इट वाज बाय दिस प्रोक्लेमेशन दैट द गवर्नर जनरल एक्वायर्ड द एडिशनल टाइटल ऑफ वायसरॉय। तो भाई ये आपका बिल्कुल सही है, इसी प्रोक्लेमेशन के बाद गवर्नर जनरल जो है उनको वायसरॉय कहा जाने लगा था। द इंडियन स्टेट्स वर henceforth टू रिकॉग्नाइज द पैरामाउंट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। बिल्कुल, जो इंडियन स्टेट्स थे उनको ब्रिटिश क्राउन की सरपरस्ती जो थी, मतलब कि वो लेनी थी कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो भाई उनके ऊपर रहेगा। हर चीज उन्हें उनसे पूछ के करनी पड़ेगी, ये भी सही है। एंड द प्रोक्लेमेशन प्रोमिस्ड ऑल इंडियंस इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सर्विसेज रिस्पेक्टिव ऑफ रेस और क्रीड। तो भाई ये बात भी सही है, इस प्रोक्लेमेशन में उनको कहा गया था कि भाई आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी गवर्नमेंट सर्विसेज में, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस और क्रीड। तो भाई ये आपका ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन वाज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड द अनाउंसमेंट ऑफ द मूवमेंट। तो भाई ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो क्रिप्स मिशन था उसका फेलियर था, उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस का कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया। कांग्रेस ने कहा कि भाई हम क्विट इंडिया मूवमेंट वो चलाएंगे अगस्त 1942 से। तो ब्रिटिश वॉर ऑफर्स में हेल्प करने से मना कर दिया। तो भाई ब्रिटिश ने क्या किया, पूरी कांग्रेस लीडरशिप को जेल में बंद कर दिया। तो भाई ये ट्रू है। दूसरा, द क्विट द मूवमेंट कॉल्ड फॉर एक्शन फ्रॉम पीपल ऑफ बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। हाँ, जो मूवमेंट था उसमें भाई बोला गया कि भाई हम किसी भी लोगों के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोगों के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। तो हर इंडिया को क्या है, हर इंडियन को उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो भाई ये भी सही है। एंड द थर्ड इज द मूवमेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि रशिया का वॉर में इन्वॉल्वमेंट हो चुका था दिसंबर 1949 में, तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि इनका पीपुल्स वॉर था। ठीक है, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग, हिंदू मासवा, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो भाई दिस विल बी फॉल्स, वन एंड टू वन। नेक्स्ट आता है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोर देन 70% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है। क्योंकि प्रोविंशियल इलेक्शन जो 1946 के हुए थे उसके बेसिस पे जो मेंबर्स हैं उनको चूज किया गया था। ठीक है, इसके अलावा भाई आपके क्या रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट्स के भी थे, मुस्लिम लीग के भी। मुस्लिम लीग के लोगों ने तो बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था उसको। तो 82% जो मेंबर थे भाई आपके, वो आपके कांग्रेस से थे। फिर उसके बाद बी आर अम्बेडकर मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो भाई सबको पता है ये गलत है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट आते हैं, विद रेफरेंस टू द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास क्या क्या चीजें थी, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें थी? पहली, इट वाज इंट्रोड्यूस थ्रू द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो बिल्कुल सही, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए थे कि वो कंपनी अफेयर्स पे कंट्रोल किए कर सके। ठीक है, जो कंपनी थी वो भाई स्टेट की सबॉर्डिनेट बन गई थी। कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया में उनको ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया था। ठीक है, तो भाई उस एक्ट में साफ साफ कह दिया गया था कि भाई बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो हैं वो बंगाल प्रेसिडेंसी की क्या रहेंगी, सबऑर्डिनेट्स रहेंगी, वॉर, डिप्लोमेसी और रेवेन्यू के केस। तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो था वो भी उन्होंने बनाया था इंग्लैंड में, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। ठीक है, इसका पर्पस सिंपलर था, कि भाई जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी पॉलिसीज को कंट्रोल करना। इसमें जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है वो भी आ जाता है। तो भाई पहला तो आपका सही है ही, और दूसरा, इट वाज इस्टेब्लिश टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी सही है। अब उसके बाद में इट हैड पावर्स टू अपॉइंट एंड डिसमिस ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भाई ये जो पावर थी, ये पावर इनके पास में नहीं थी। ठीक है, ये इनके पास में नहीं थी, तो भाई ये आपका फॉल्स होगा।
फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स द न्यूज़पेपर्स एंड देयर फाउंडर और एडिटर। तो भाई सबसे पहले आता है स्वदेश मित्रन। स्वदेश मित्रन को 1882 में जी सुब्रमण्यम जो थे अय्यर थे, उन्होंने स्टेब्लिश किया था। सही है। इंडियन मिरर को एनएन सेन ने किया था। तो भाई इंडियन मिरर को एनएन सेन ने किया था, बिल्कुल किया था। इसको लेकिन कब किया था? इसको किया था 1861। ये भी आपका सही है। ठीक है। इन एनएन मिरर का नाम था नरेंद्र, सॉरी एनएन सेन का नाम था नरेंद्र नाथ क्या बोलते हैं, सेन। ठीक है। रेगुलर कंट्रीब्यूटर थे। और फिर उसके बाद में आता है वॉइस ऑफ इंडिया बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो वॉइस ऑफ इंडिया जो था वो दादा भाई नेहरू जी ने किया था। तो भाई ये आपका गलत होगा, तो 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द थियोसॉफिकल मूवमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल मूवमेंट इन इंडिया वाज सेट अप एट अद्यार ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मद्रास। तो भाई ठीक है, बिल्कुल सही है। 1882 में 1882 में जो हेडक्वार्टर्स थे अद्यार यानी कि मद्रास के बाहर जो है, उस टाइम पे सेटअप किए गए थे। तो भाई दिस विल बी ट्रू। एंड द मूवमेंट रिजेक्टेड द हिंदू बिलीफ्स इन रीइंकार्नेशन एंड कर्म। पुनर्जन्म और जो कर्म की अवधारणा हिंदू धर्म में थी, उसको मूवमेंट ने रिजेक्ट किया। तो भाई बिल्कुल गलत है। मूवमेंट ने यहीं से अपनी जो इंस्पिरेशन है वो ड्रॉ की थी। उपनिषद, सांख्य, योग, वेदांत जो स्कूल्स ऑफ थॉट हुआ करते थे, यहीं से उन्होंने अपनी सारी की सारी फिलोसफी विड्रॉ सॉरी ड्रॉ की थी। तो भाई दिस विल बी फॉल्स, सो वन ऑन। नेक्स्ट आता है विथ रेफरेंस टू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भाई वॉइसरॉय जो लॉर्ड मिंटो थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे जॉन मॉर्ले, उनके नाम पे कुछ मीजर्स आए थे जिनको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया। ठीक है, मॉर्ले मिंटो या मिंटो मॉर्ले कुछ भी कह सकते हैं उसको। ये आपका आया था 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था। तो भाई इसके अंडर में बोला गया भाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिक्लेयर्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज रिफॉर्म्स वाज टू एस्टेब्लिशिंग सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट आपका जो है वो गलत होगा, क्योंकि रियल पर्पस था कि भाई नेशनलिस्ट को डिवाइड किया जा सके, और जो ग्रोइंग क्या बोलते हैं यूनिटी है इंडियंस में, उसको हटा के मुस्लिम कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। तो इनका डिक्लेरेशन क्या था कि भाई हम ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेंगे क्या बोलते हैं सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है। तो भाई ये आपका गलत होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने कहा था कि भाई ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटीग्रल पार्ट ही रहेंगे। सेकंड आता है बिग लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश कैपिटलिस्ट वर नॉट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भाई ये बिल्कुल सही है। 27 इलेक्टेड मेंबर्स में से 6 जो थे वो बड़े जमींदार थे, और जो 2 थे वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे। ठीक है। ये बात हो रही है आपकी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, जिसमें 68 मेंबर्स जो है इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से हुआ करते थे। ठीक है। 36 ऑफिशियल्स थे और 5 नॉन ऑफिशियल्स आपके अपॉइंट किए जाते थे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। फॉल्स क्यों कर देते हो? जो रिफॉर्म्स थे, इन रिफॉर्म जैसे मैंने बताया था, रियल पर्पस क्या था? नेशनलिस्ट रैंक्स को डिवाइड करना, मुस्लिम कम्युनिज्म को बढ़ावा देना। तो भाई इसको अचीव करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का उन्होंने वादा किया कि भाई मुस्लिम्स को है जो है, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही वोट देंगे, स्पेशली जो उनके लिए रिजर्व कर रखे हैं। तो भाई ये आपका ट्रू था, तो सेकंड एंड थर्ड ओनली। फिर आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी बेसेंट। शी केम टू इंडिया टू वर्क फॉर द थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो भाई ये बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट जो थी वो 1914 के करीब आई थी इंडिया में। पॉलिटिकल कैरियर इंग्लैंड में अपना स्टार्ट किया था, फ्री थॉट, रेडिकलिज्म, फेमिनिज्म सॉरी थियोसॉफी, इन सब के लिए। और 1893 में वो इंडिया में आई थी। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए वर्क करने के लिए, और उसके बाद शी लॉन्च द कैंपेन थ्रू हर 2 पेपर्स, न्यू इंडिया एंड कॉमनवील। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। 2 पेपर्स उन्होंने न्यूज पेपर्स लॉन्च किए थे। उसके बाद आता है भाई शी सेट अप हर होम रूल लीग हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपका क्वेश्चन आया था। होम रूल लीग का जो आपका पूरा सेटअप था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था भाई आपका अद्यार में। तो भाई दिस विल बी फॉल्स। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भाई ये आपका ये सही है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1917 का जो सेशन था कैलकाटा का, वो उन्होंने हेड किया था। ठीक है। तो भाई 1, 2 and 4। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंग्लो नेपाल वॉर ऑफ 1814। एंग्लो नेपाल वॉर जो हुआ था भाई, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस थे? नेपाल एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश रेसिडेंट। तो भाई ट्रीटी ऑफ क्या हुई थी? सगोली। कब हुई थी? 1816 में।
ब्रिटिश के फेवर में थी। तो भाई नेपाल ने एक ब्रिटिश रेसिडेंट को एक्सेप्ट किया कि उनके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो रहेगा। दिस इज ट्रू। सेकंड, नेपाल वाज गिवन टू सिक्किम। नहीं भाई, नेपाल को विड्रॉ कर लिया था सिक्किम से, और उसके बाद में नेपाल ने क्या किया था, जो गढ़वाल और कुमाऊं की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दे दी थी, और जो तराई का इलाका था उसपे से भी अपना क्लेम हटा लिया था। फिर आता है ब्रिटिश ऑब्टेन बेटर फैसिलिटीज टू ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। तो भाई बिल्कुल सही। ब्रिटिश एम्पायर की अब रीच जो थी हिमालयाज तक पहुंच गई थी, बेटर फैसिलिटीज सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने की इनको मिल गई थी। इसके साथ साथ हिल स्टेशन भी बहुत सारे मिल गए थे, शिमला, मसूरी, नैनीताल, और इसके साथ साथ गोरखास जो थे उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया बहुत ज्यादा नंबर्स में। तो फर्स्ट एंड थ्री। Next, he considered the following passage. He was a Brahma Samaj reformer from Bengal. He set up a working friends club in 1870 and brought out a monthly journal called Bharat Shramjeevi with the primary idea of educating the workers. तो भाई कौन था? भाई सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर है शशिपद बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इट वॉज डायरेक्टेड ओनली अगेंस्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स। तो भाई ये बिल्कुल सही है। इंडियन न्यूज़पेपर्स ने क्या किया था भाई, धीरे धीरे अपने विचारों को प्रोपोगेट करने लगे थे, हाईली क्रिटिकल थे लॉर्ड लिटन के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, खासकर उनकी जो इनह्यूमेन अप्रोच थी फेमाइन के विक्टिम्स के लिए 1876-77 में जो हुआ था उसके लिए। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सडनली क्या किया, इंडियन लैंग्वेज जो न्यूज़पेपर्स थे, जहां इनकी रीडरशिप जो मिडिल क्लास तक थी, उनको रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 उन्होंने जारी की। ठीक है, ये इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स के लिए हुआ करता था। और उसके बाद आता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द कन्फिस्टिकेशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एंड अदर मटेरियल्स ऑफ अ न्यूज़पेपर इफ द गवर्नमेंट बिलीव दैट इट वाज पब्लिशिंग सेडिटियस मटेरियल। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, ये सब प्रोविजंस इसमें शामिल कर रखे थे कि भाई अगर सेडिटियस मटेरियल्स आप प्रिंट कर रहे हो तो भाई आपको ऑफिशियल वार्निंग दिए बिना ही सब सामान आपका कॉन्फिस्टिकेट किया जाता था। तो ये भी सही है। एंड इट वाज रिपील्ड इन 1881 बाय लॉर्ड लिटन। तो भाई ये 1881 में लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है रिपील किया गया था। सो दिस विल बी फॉल्स, वन एंड टू वन। नेक्स्ट आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भाई ये भाई आपका गलत है। दिसंबर 1929 के एंड में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था लाहौर में। इसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया गया था। और क्या बोलते हैं, हाँ, यही। इन दिस सेशन आईएनसी हैड ऑथराइज द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी थी, उनको ऑथराइज किया गया था टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सबने अवज्ञा आंदोलन जो है चलाने की बात की गई थी कि टैक्सेस भी पे नहीं किए जाएंगे। तो भाई बिल्कुल सही, ऑथराइज किया गया था भाई आपकी सीडब्ल्यूसी को ये सब करने के लिए। दिस इज ट्रू। एंड इन दिस सेशन आईएनसी पास द रेजोल्यूशन फॉर द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। तो भाई इस सेशन में ही जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो थे आपके, सत्यमूर्ति वगैरह थे, उनको बहुत सारे डेलीगेट ने सपोर्ट किया था। और भाई पूर्ण स्वराज का जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल था वो 19 दिसंबर 1929 को रखा गया था, टोटल इंडिपेंडेंस। दिस इज ट्रू। सेकंड एंड थर्ड ऑन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो विद रेफरेंस टू द इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859 एंड 60 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिगो रियोट्स फॉर्म ग्रुप्स कॉल्ड लठियाल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द रियोट्स। तो भाई क्या होता था कि अ, जो प्लांटर्स थे उन्होंने टेरर बनाने के लिए क्या किया कि बहुत सारे लठियाल्स होते थे, ठीक है, जो भाई आपके लठ चलाते थे, उनको उन्होंने क्या किया, हायर किया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत है। इंडिगो जो रियोत थी उन्होंने लठियाल हायर नहीं किए थे, प्लांटर्स ने जो है वो लठियाल जो है उनको हायर किया था रियोत को टेरराइज करने के लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज एक्सटेंडेड एक्टिव सपोर्ट टू इंडिगो रियोट्स। तो भाई आ, हाँ बिल्कुल सही। जो भाई आपकी क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया इंडिगो रेस को उनकी स्ट्रगल के लिए। तो ये सही है। और फिर आता था इंडिगो कमीशन इंक्वायरिंग इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोटेक्शन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, कमीशन ने प्लांटर्स को गिल्टी माना कि भाई उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेथड्स यूज किए इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ में जो सही नहीं थे। तो भाई दिस विल बी ऑल्सो ट्रू। तो भाई नॉट करेक्ट इसमें कौन सा आएगा, वन। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो भाई आप सबको पता है कि भाई ये सारे के सारे नाना साहब, खान बहादुर खान, बेगम हजरत महल, बख्त खान, ये सारे के सारे लीडर्स जो थे वो भाई आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ में क्या थे, एसोसिएटेड थे।
ठीक है। आपके नाना साहब कानपुर यानी कि बिठूर के पास में थे, खान बहादुर खान जो थे वो क्या बोलते बरेली के पास में थे, बेगम हजरत महल अवध में, और बखत खान अगेन मेरठ साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी आल्सो नोन एज स्वराज पार्टी। तो भाई स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ द काउंसिल एंट्री प्रपोजल्स एट द गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ कर लिया था फेब 1990 1922 में। तो भाई क्या हुआ कि भाई चितरंजन जो आपके दास थे, सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अब नेशनलिस्ट को लेजिस्लेटिव असेंबलीज काउंसिल्स का जो बॉयकॉट है वो खत्म कर देना चाहिए, उनमें एंटर करना चाहिए और उनको एक्सपोज करना चाहिए। तो भाई इसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे सीआर दास आपके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, और मोतीलाल जो थे सेक्रेटरी थे। उन्होंने इस प्रोग्राम को फॉरवर्ड किया कि भाई हमें जो है एंटर करना चाहिए, गए सेशन में रखा था उन्होंने। और बाकी जो सेक्शन था कांग्रेस का जिसके हेड वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, राजन प्रसाद, सी राजगोपालचारी, उन्होंने इस प्रपोजल को क्या किया, इस प्रपोजल को अपोज किया। तो भाई ये आपका क्या हुआ, खत्म हो गया, है ना। तो भाई दिस विल बी ट्रू। स्वराज पार्टी की फॉर्म हुई थी, एंड मोतीलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी। तो भाई बिल्कुल कर, मोतीलाल नेहरू जो थे वो सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट वाज सीआर दास। तो भाई इसका आंसर होगा टू ओनली, विच इज नॉट करेक्ट। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में भाई कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो भाई इट वाज सेंट टू इंडिया 1946 टू डिस्कस द टर्म्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू इंडियंस। तो भाई बिल्कुल सही है। इसके हेड किया था किसने, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने हेड किया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। इसके साथ साथ सर पैथिक लॉरेंस भी थे इसमें। और सॉरी, सर पैथिक लॉरेंस वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो भाई आपके प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। वी एलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी वगैरह वगैरह, ये सब लोग इसमें थे। इनको भेजा गया था इंडियन लीडर्स के साथ में नेगोशिएट करने के लिए, ताकि जो टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर है उनको डिसाइड किया जा सके। तो पहला आपका सही है। सेकंड, इट प्रपोज द फेडरेशन ऑफ द प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स विद द फेडरल सेंटर कंट्रोलिंग ओनली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। तो भाई इसका जो सेकंड स्टेटमेंट वो भी बिल्कुल सही है। फेडरेशन की बात की थी स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास बाकी पावर्स रहेंगी, सेंटर के पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन रहेगी। और फिर उसके बाद में आता है भाई आपका, बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये आपका गलत होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग दोनों ने इसको इनिशियली किया गया था, एक्सेप्ट किया था। लेकिन फिर सम्माननीय जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी बात से मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो भाई इसका फर्स्ट एंड टू है only. Next, Mahatma Gandhi was arrested many times during the course of freedom struggle. In this context, consider the following statements. He was arrested in and imprisoned in 1922 for writing articles in Young India which were termed seditious. तो भाई बिल्कुल सही। And he pleaded guilty of charges against him during the trial. तो ये भी सही है, both one and two. नेक्स्ट, गांधी जी अटेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। कौन कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस गांधी जी ने अटेंड की थी। तो पहला आता है भाई आपका फर्स्ट आरटीसी, फर्स्ट राउंड टेबल। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और ना ही उन्होंने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी वॉज द रिप्रेजेंटेटिव। तो भाई इसमें आएगा टू ओनली। फिर आते हैं भाई हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। पुलिस वाज वन ऑफ द की पिलर्स ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ थानास ईच हेडेड बाय अ दरोगा एंड अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो भाई ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था ना, इसको हम कहते हैं कॉर्नवालिस कोड, है ना। तो भाई ये आपका किसने स्टार्ट किया था, ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनलिस्ट रेज द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। किस एक्ट के रिस्पेक्ट में इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन नेशनलिस्ट ने ये चीज रेज की थी। तो भाई ये आपका स्टार्ट हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसके अगेंस्ट। ठीक है। द पीपल दे वर वेरी डिससेटिस्फाइड विद दिस। उनके हिसाब से क्या था कि भाई जो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए थे, बहुत सारे एडिशनल मेंबर्स जो थे उनको इंक्रीज किया था, और उनको बहुत सारे ऐसे थे जिनको इनडायरेक्टली म्युनिसिपल कमेटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से और बाकी जगह से क्या किया था, इलेक्ट किया गया था। उनको एनुअल बजट वगैरह डिस्कस करने की फ्रीडम दी गई थी, लेकिन वो वोट वगैरह नहीं कर सकते थे। ठीक है। क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछ सकते थे। तो इन सब रिफॉर्मेंट्स की वजह से दे द नेशनलिस्ट थॉट कि भाई ये तो मतलब कि बर्बाद चीज है।
ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपके जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पूरे हो गए। 100 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं मित्रों। ठीक है, इनको कम मत समझना। अगर आप ढंग से मेहनत करोगे, सारे क्वेश्चंस को समझोगे, मुझसे डाउट पूछोगे, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी करना है करो यार। लेकिन भाई ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इनको सॉल्व करो, कोई डाउट आता है तो प्लीज डू आस्क। ठीक है। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो टेलीग्राम चैनल है, उन पे आपके डेली आपको क्यूएस मिलेंगे रात को सोने से पहले भाई। ठीक है, रात को सोने से पहले ये 25 क्वेश्चन जो है आप कर लीजिए। डेली 25 क्वेश्चन आते हैं। इन डे 25 क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, प्लस इनका एक्सप्लेनेशन देखोगे यूट्यूब पे, तो भाई एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं। ठीक है। चलिए मित्रों, फिर जय हिंद टू यू ऑल।